आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेशनल कन्वीनर भी हैं। इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। शरद जी, जनता दल अभी जब सेकेंड बार बिहार में सत्ता में आई, तो उसके बाद पार्टी में और एक तरह से जैसे पार्टी के पहली बार एमपी विद्रोह और अनुशासन के दायरे पार करते हुए दिखे। ये सब कैसे क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, चुनाव के समय भी जो लोग पार्टी से के बारे में विरोध कर रहे थे, उन सब पे जब चुनाव हो गया उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई जी। और वो स्वाभाविक अकेली हमारी पार्टी नहीं, ये सब पार्टियों में होता है। चुनाव के समय जो लोग दूसरे मंचों पर चले गए, कांग्रेस पार्टी के मंच से भी लोगों ने बिल्कुल। तो इसलिए जब मौका मिला, चुनाव का दौर था, उसके बाद अनुशासन कार्रवाई हमेशा होती, वो हुई है। क्या इसका कारण एक ये रहा था कि इन एमपीज को इस बात की आशंका नहीं थी कि पार्टी फिर से पावर में आई, लिहाजा वो कभी कोई कांग्रेस की तरफ देख रहे थे, कोई आरजेडी की तरफ देख रहे थे? हाँ, ऐसा उनके मन में था। हाँ। वो ये सोच रहे थे कि पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, कांग्रेस की बड़ी हवा है और जो लालू जी और रामविलास का अलायंस है जी, वो भी काफी आगे रहेगा, ऐसा उनका विश्वास था। तभी तो उन्होंने ये घातक कदम उठाया। शायद ऐसा इन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि उन्होंने अपने परिवार और पुत्र और पत्नियों के लिए टिकट मांगे थे, जो आपने नहीं दिए थे। नहीं, बहुत से कारण थे, ये भी थे जी। और ये भी थे कि कांग्रेस पार्टी भी चुनाव के पहले प्रयास कर रही थी पार्टी को कमजोर करने का। और ये कारण भी जो आप बता रहे हैं कि परिवार के प्रति जो आस्था है, वो शायद दुनिया में अपना अनोखा देश है कि यहाँ सबसे बड़ी लॉयल्टी फैमिली के लिए है, परिवार के लिए। जी। भारतीय समाज का जो गठन है, तो घर के लिए आदमी की एक तरह से जो निष्ठा है वो बाकी सब निष्ठाओं से ऊपर है। तो एक कारण वो भी था। फिर क्या इनके जो पत्नियां हैं या पुत्र हैं, जो पुत्र मोह या पत्नी मोह की बात करते हैं, तो क्या उनको वो टिकट डिजर्व कर रहे थे या ऐसे ही सिर्फ इसलिए टिकट मांग रहे थे क्योंकि वो एमपी हैं, उनकी पत्नी जीत के आ सकती है? नहीं, जहाँ डिजर्विंग लोग थे हाँ। उनको दिया और जहाँ स्थिति परिवार के किसी सदस्य की खराब थी, ठीक नहीं थी, तो उसको हमने उसको डिनाई किया। आपको आशंका थी कि अगर ऐसा होगा तो शायद ही हमारे पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या भित्रघात कर सकते हैं या दूसरे मंच से भाषण दे सकते हैं? मालूम था हमको। वो आकर के हमसे कहते थे, वो हमसे कहे हैं कि, और खबरें हमारे पास तो यहाँ सब तरफ की होती है। बिल्कुल। कोई पार्टी का आदमी नहीं जो यहाँ बातचीत करने हमारे पास ना आता हो। अब हमको 37 साल तो पार्लियामेंट में हो गया। जी। तो बात तो कोई छुपती नहीं है ना, वो सब बातें मालूम थी हमको। जब कार्रवाई की बात आई तो आपने बहुत कम लोगों पर कार्रवाई की और वो लोग बच गए जिनके लोग दूसरे पार्टियों, जिनके परिवार के मेंबर दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, जो पार्टी में अनुशासनहीनता किए भी, इसके बाद भी उनको जो छोड़ दिया हमने, उसके पीछे कारण है कि वो कई तरह के भ्रम में उसको लोगों ने बहकाया हुआ था और वो अपनी सफाई में जो कहे वो वाजिब था। उनकी सफाई से आप संतुष्ट होते दिख रहे हैं? हाँ, मैं कई की सफाई से संतुष्ट हुआ। कुछ लोगों के घर के लोगों ने तो कहने नहीं माना। अच्छा। और वो टिकट दूसरी पार्टियों के लिए आए। फिर उस इलाके के लोगों ने बताया कि ये अपने बेटे या बहू को छोड़ करके बाकी जगह हमारा साथ दिए।
तो कार्रवाई करते समय एक सीमा तक आदमी लगता है कि सीमा पार कर गया, ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई जरूरी होती है। बट ऐसे लोग जो पार्टी के अनुशासन के दायरे लांग रहे हैं, वो पार्टी में कहाँ तक दूर चल सकेंगे साथ में? वो पार्टी के पुराने लोग हैं। अच्छा। वो पार्टी की आइडियोलॉजी से निष्ठा में कोई कमी नहीं है, लेकिन स्वार्थ जो है वो ज़्यादा से जो सिद्धांत की निष्ठा उस पर पार कर गया। अब उनको इस पे पता लग गया कि पार्टी में इस पे बहुत कड़ाई है, ये जो इच्छा है, एम्बिशन है अपने परिवार को बढ़ाने की आगे, वो इस पार्टी में नहीं चलेगा। बिहार में पार्टी की कितना दखल है सरकार में? पूरा, यानी पार्टी तो मिलके चलती सबसे। ये हमारी पार्टी जो है वो बीजेपी है, लेफ्ट पार्टी है, यही डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं। यहाँ बगैर सलाह मशवरा के कोई काम होता नहीं। धारणा ये बनती जा रही है, बनती दिखती है कि पार्टी के अध्यक्ष भले ही आप हों, लेकिन चलती नीतीश कुमार की है। बात यह न कि एक चीफ मिनिस्टर जब आदमी कोई हो जाता है तो उस सूबे में पार्टी बहुत मजबूत है। तो सारी बातें और बहस में वो जो कहते हैं उसको पार्टी को बनाने के लिए जरूरी है। इसे डोमिनेशन नहीं कह सकते, उनकी जगह कोई दूसरा भी होता, या दूसरी पार्टियों में भी जो है तो वो चीफ मिनिस्टर कह रहा वही करते हैं ना लोग। यानी अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर जो है वो कभी कभी पार्टी में होता है मजबूत तो होती ही नहीं, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि चीफ मिनिस्टर की बात को टालना मुश्किल, टालते हैं, अक्सर नहीं टालते। बट वो स्थिति यहाँ बिहार में नहीं है शायद, है ना। संसद में आपके लगभग 32 एमपीज हैं, लेकिन बिहार के इतने एजेंडे हैं, उसको उस दिशा में वो बहुत एक्टिव होते हुए नहीं दिखते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। बिहार की जो पार्लियामेंट में जो हमारी पार्टी है उसके बारे में तो पूरे देश में ये है कि पार्लियामेंट को ड्राइव करने का, पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा मुद्दे उठाने का कोई पार्टी करती है तो वो जेडीयू है। जिस प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बिहार में फिर से सत्ता में आई है, क्या उसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि बिहार से आरजेडी का सफाया हो गया या फिर से पनपना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, एक तरह से ये जरूर हो गया कि उनका वापस आना बहुत कठिन है। जिस जगह खड़े थे अब कभी वो आगे संभव नहीं, ये हुआ है। यानी जो अभी भी वोट दिए हैं वो भगेंगे जी। अब उनका वापस आना कठिन है क्योंकि वो जिस जगह थे उससे बहुत नीचे आए। क्या इसका आकलन उन्हें था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, उनको नहीं था, उनको ये बात नहीं मालूम थी। वो मान रहे थे कि 20 साल पहले की जो बातें हैं उनको कह करके वो, और उसमें थोड़ा बहुत लटके झटके लगा करके उन लोगों के बीच में उनको बहुमत मिल जाए। 50 पार के पॉलिटिशियन जब चुनाव मैदान में जाते हैं और ये घोषणा करते हैं, ये बगैर पता किए कि जमीनी हकीकत क्या है, उसके बाद ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि सरकार बनाएंगे, तो ये जो झूठे दिलासे हैं, क्या वो जनता को बहलाने का कारण बनते हैं या सिर्फ इसलिए कि इस बूते वो लोगों के बीच जाकर के फिर से पैठ बनाएंगे? नहीं, उसके पार्टी जब चुनाव लड़ने जाती है तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा इमीडिएट राइवल जो था वो आरजेडी और आपकी लोक जनशक्ति पार्टी थी जी। तो वो उनको तो हमको नहीं मालूम, उनको मगर मालूम भी होगा तो चुनाव के मैदान में वो सच बोलेंगे तो उसी दिन वापस हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे जी। तो कोई पार्टी ये नहीं करती है कि हम कोई हार रहे हैं, और ये जानते हुए कि उनकी जमीनी स्थिति मजबूत नहीं है। ओके जी, नहीं तो फिर किस ताकत पर वो लड़ेगा? एलजेपी या आरजेडी को की हार का खामियाजा सिर्फ इसलिए भुगतना पड़ा कि दोनों आपस में कभी विरोधी रहे थे? नहीं, ऐसा बात नहीं थी। वो उनका पूरा स्ट्रेटेजी जो था वो एक तरह से 20-25 साल पहले जो बात
लोगों को इंस्पायर करती थी, वो उन्हीं को रिपीट करते रहे। वही प्रचार का उनका मुख्य मुद्दा था। उनके भाषण आप देखोगे तो 20 साल पहले का भाषण और आज का भाषण कोई फर्क नहीं है उसमें। बिहार में यादव वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ नया, और वो बिल्कुल उन सब वोट बैंक नीतीश कुमार के खाते में गया या जेडीयू के खाते में गया, इसका कारण ये था कि लालू से उनका मोह भंग हो गया था या फिर वो एक बदलाव चाहते थे? देखिए, आपको मालूम नहीं है कि इस पार्टी से देवेगौड़ा गए, बीजू पटनायक का बेटा नवीन पटनायक गया, चौटाला गए, अजीत सिंह गए, मुलायम सिंह गए, समता पार्टी भी चली गई थी बाहर और 4 बार लड़े वो। जब जनता पार्टी पुरानी में फिर से मर्ज किया है तब पार्टी व्यापक फिर से हो गई, और असली जो पुरानी पार्टी थी उसका जो बेस था, उसने हर वर्ग ने देखा कि इस पार्टी में हमारी शक्ल बनती है, हमारा हिस्सा है इसमें। तो ये सब तरह के, हर तरह के समाज का जनता दल आईना बन गया। जिस प्रचंड बहुमत से आपकी पार्टी बिहार में सत्ता में आई है, क्या लगता है कि ये एक मौका है, अगर बिहार की सरकार ने परफॉर्म सही नहीं किया तो शायद उनको भी वही हालत का सामना करना पड़ेगा जो आरजेडी को हुआ? नहीं, ठीक बात है। हम जो बात कहे हैं और जो लोगों को वचन दिए हैं वो पूरा करना पहली शर्त है लोगों के विश्वास को फिर जीतना। जी। तो हमने बुनियादी ढांचा खड़ा किया है, इमारत की नींव डाली है, उसी पे इमारत खड़ा करेंगे। डॉक्टर लोहिया का हवाला देकर के लालू यादव और रामविलास पासवान 6 महीने तक चुप रहे। अब उन्होंने घोषणा की है कि अब उनका शंखनाद शुरू होगा बिहार में फिर से। नहीं, डॉक्टर लोहिया के बारे में लालू जी की समझ कमजोर है, और रामविलास जी उसी स्कूल से आए, लेकिन बीच में वो 2 तरह की फिलासफी सब उनका असर हो गया उन पर। और नीतीश कुमार जो है उस धारा के पुराने, और उस धारा की पूरी दृष्टि उनके पास है, इसलिए संभव हुआ। ये इसलिए संभव हुआ। जब वो कहते हैं कि फिर से शंखनाद करेंगे तो उसका क्या मतलब हो सकता है? अब देखिए, पार्टी तो लोगों को चलाना पड़ती है, और पार्टी चलाने के लिए शब्दों का भी चयन करते हैं लोग। तो शंखनाद एक तो पुराने जमाने के जो युद्ध हुआ करते थे वो शंखनाद से शुरू होते थे, उसी को वो कहते हैं कि हमने अब शंखनाद का सोच लिया। तो जरूर उनके शंखनाद से हमको नुकसान नहीं होगा, यानी विरोध का कमजोर होना हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। विरोध तरीके से हमारा हो और सच के आधार पर हो तो फिर सूबा और देश बनता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो विरोध करेंगे, तो उस विरोध से का हम स्वागत करते हैं। 6 महीने पहले जिस बिहार ने उनको खारिज कर दिया, अब उनकी बात क्या लोग सुन पाएंगे? देखिए, पार्टियां जो है वो कई बार खारिज हो जाती है। आदमी सच्चाई का रास्ता पकड़ेगा तो लोग उसकी बात सुनते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर इनके संस्कार में सच बोल करके राजनीति करना नहीं है, इसलिए नीचे आए ये। राजनीति में जरूरी है कि आपकी बात का वजन तब गिरता है कि आपके आचरण में और आपके काम में कोई फर्क ना हो। ये लंबी चौड़ी मानते हैं, इनकी सभा होगी 5000 की तो कहेंगे 50,000 की होगी, बड़ा भीड़ थी। कई दफा आपको इस बात की पीड़ा होती है कि जिस उद्देश्य से बिहार में सरकार बनी वो उद्देश्य किसी लेवल पे कहीं वो आपके अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चल रही होती दिखती है? नहीं, अभी 6 महीने हुए हैं। इसके पहले भी अगर 5 साल में पूरी तरह से मैंने कहा कि समाजवादी जो कार्यक्रम है वो भी डॉक्टर लोहिया का, उसे पूरे देश में पिछली आज़ादी के दौर से पहली बार लागू किया है, तो बिहार में और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। इसलिए पूरी तरह से सरकार के काम पर कभी हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये करो ये करो, अपने आप ऑटोमेशन से वहाँ अच्छे काम होते रहे।
ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में हम शरद यादव से और आगे की बातें करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।